तो हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी पीवाईक्यूज की। तो बात कर रहे थे यार 2020 के अंदर मेंस में पेपर 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सेक्शन बी के अंदर वो देखेंगे, पार्ट 1 होगा जहाँ पे 5 3 8 क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट है, 150 वर्ड में हमारे पास आंसर लिखने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले तो हम ये बताएंगे ये संस्कृताइजेशन है क्या। तो हम बताएंगे कि ये देखो, संस्कृताइजेशन एक सोशियो कल्चरल प्रोसेस है जहाँ पे जो लोअर कास्ट हैं वो एक तरह से अपने सोशल स्टेटस को एलिवेट करने की बात करते हैं। एक तरह से एलिवेट करने के लिए एक तरह से प्रैक्टिसेस जो है एक तरह से मिमिक करते हैं अपर कास्ट को, उनके रिचुअल्स को, उनके कस्टम्स को, उनके बिलीफ को, उनके प्रैक्टिसेस को। सो वो हम बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन क्या है। Sensitization is a socio-cultural process by which lower caste or social groups in Indian society try to elevate their social status by adopting the rituals, customs, beliefs and practices of the upper caste. ओके एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जो सेंसिटाइजेशन था वो किसने दिया था भाई, एम एन श्रीनिवास ने दिया था, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सोशल ग्रुप है अपने एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करना की चाहते हैं, अपने आप को अपवर्ड मोबिलिटी चाहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स व्हाट, संस्कृताइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट, है ना। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस आती हैं लाइक एडॉप्टिंग वेजिटेरियन डाइट, वेयरिंग द सैक्रेड थ्रेड, है ना, कंडक्टिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनी एंड इवन चेंजिंग द कास्ट नेम। Coined by the Indian sociologist M.N. Srinivas, which involves various practices such as adopting a vegetarian diet, wearing the sacred thread that is जनेऊ, जो कि कौन पहनता है भाई, ब्राह्मण लोग जनरली पहनते हैं। कंडक्टिंग रिचुअल्स एंड ceremonies and even changing the caste name. ओके तो एक तरह से ये एक ऐसा प्रोसेस है भाई कि यहाँ पे कंप्लीट ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते कि, है ना, इट लीड्स टू एक तरह से आप लोअर कास्ट से आप, है ना, हायर कास्ट की तरफ चल जाओगे, बट एक तरह से सोशल एक्सेप्टेंस रिकॉग्नाइजेशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो नादार कम्युनिटी है इन तमिलनाडु हु आर ट्रेडिशनली इन्वॉल्व इन व्हाट
2D टैपिंग वर कंसिडर्ड एज लोअर कास्ट, बट ओवर पीरियड ये क्या हुए, ये जो कस्टम्स थे हायर कास्ट के उसको इन्वॉल्व करना चालू कर दिए, लाइक वेयरिंग द सेक्रेट थ्रेड एंड स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स नदान, मतलब जो नदार थे उसको नदान कहना चालू कर दिए, है ना। तो एक तरह से उनका जो सोशल स्टेटस था उसको बढ़ाने में और उनकी जो एक तरह से हायर कास्ट के जो एक्सेप्टेंस था वो बढ़ाया यार। सो an example of sensitization can be seen in the case of the Nadar community in Tamil Nadu who were traditionally involved in 2D tapping. And were considered as a lower caste, but over time over a period they adopted the practices and customs of the higher caste, such as wearing the sacred thread and started calling themselves as Nadan instead of नदार। सो उससे क्या होता है भाई, एक तरह से ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है, दिस हेल्प देम एलिवेट देयर सोशल स्टेटस एंड गेन acceptance among the higher caste। बट डिस्पाइट यहाँ पे जो पोटेंशियल है सोशल मोबिलिटी का सेंसिटाइजेशन से, सेंसिटाइजेशन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है बिकॉज इट इज़ रीइंफोर्सिंग कास्ट सिस्टम एंड एक तरह से परपिचुएट कर रहा है सोशल इनइक्वालिटीज़ को यार, बिकॉज ये बोलते हैं कि ये एनकरेज करता है लोअर कास्ट टू एग्जिस्ट, है ना। तो जो एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की है उसको एक्सेप्ट करने में, बिकॉज आप उनके समय में कर आप मतलब आप ये मानते हो कि कास्ट सर्टिफिकेशन है, सोशल हायरार्की है ना, क्योंकि आप मूव ऊपर करना चाहते हो, है ना, आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हो, डिसमेंटल नहीं कर रहे हो, आप उनके जैसा बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल फॉर सोशल मोबिलिटी, sensitization has been criticized for reinforcing the caste system and perpetuating the social जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है इनहेरेंट इन इट। तो इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे बाई मेंशनिंग दैट क्रिटिक्स क्या बोलती हैं,
critics argue that Sanskritization encourage lower castes to accept the existing social hierarchy and aspire to move up within it rather than challenging or dismantling the caste system altogether. आप अपर कास्ट की सब बनना चाह रहे हो, आप उसको हटाना नहीं चाह रहे हो कास्ट सिस्टम को, तो एक तरह से इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है इसको dismantling the caste system altogether. So in conclusion हम बोल सकते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी इन एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज एक तरह से जो डायनामिक्स है सोशल मोबिलिटी का, कास्ट आइडेंटिटी का, कल्चर असिमिलेशन का, उसको समझने में हेल्प किया। तो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट व्हाइल इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू कंसिडर दैट इसका इम्प्लीकेशन जो है लार्जर सोशल स्ट्रक्चर पे क्या रहा है एंड द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज पे क्या रहा है। While it has played a significant role in the upward mobility of certain group or certain social group, it is essential to consider its implication on the larger social structure and the persistence of caste-based inequalities. ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। सबसे पहले तो हमने रिड्यूस किया कि भाई संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने कॉइन किया था, है ना। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर सकते हैं कि इसको पहले में लिख सकते हैं, इसको ऊपर में लिख सकते हैं। सो रहने ऐसे ठीक है। संस्कृताइजेशन एक सोशियो कल्चरल प्रोसेस है जहाँ पे लोअर कास्ट या फिर सोशल ग्रुप जो है एक तरह से हायर कास्ट के रिचुअल्स, कस्टम एंड बिलीफ को अपनाते हैं अपने आप को, अपने सोशल स्टेटस को एलिवेट करने के लिए। ये जो टर्म है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। इसमें चीज़ें आती हैं लाइक वेजिटेरियन डाइट खाना, है ना, सेक्रेट थ्रेड पहनना, जेनोई पहनना, या फिर कनेक्टिंग रिचुअल्स या फिर सेरेमनीज, तो उनके नाम को भी चेंज करना, है ना, जो सेरेमनीज ब्राह्मण्स या फिर अपर कास्ट के लोग करते हैं उसको अपनाना। तो वो इस तरह से संस्कृताइजेशन की वाली चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया जो नादार कम्युनिटीज तमिलनाडु के अंदर जो ट्रेडिशनली टोडी ट्रैपर्स थे जिनको लोअर कास्ट माना जाता था, धीरे धीरे उन्होंने अपने कास्ट अपना स्टेटस को एलिवेट करने के लिए सेक्रेट थ्रेड पहनना चालू कर दिया, अपने आप को, है ना, कुछ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हायर, है ना, कास्ट का अपनाया, है ना, अपने आप को नदान कहना चालू कर दिया। तो एक तरह से अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने की चाह थी, है ना। तो एक तरह से आप थोड़ा मोड़ा नहीं बोलेंगे, उनका अच्छा खासा सोशल स्टेटस एलिवेशन देखने को मिला यार। उनको एक्सेप्टेंस जो था, है ना, हायर कास्ट के अमंग वो बढ़ा। तो हमने बताया कि देखो डिस्पाइट हमारे पास चीज़ें हैं कि सोशल मोबिलिटी के चीज़ें बन सकती हैं, सोशल मोबिलिटी के
पोटेंशियल है इसके अंदर सेंसिटाइजेशन का, बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि कास्ट सिस्टम को क्या करता है, इन्फोर्स करता है एंड सोशल इनइक्वालिटीज को परपिचुएट करता है। फॉर एग्जांपल जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर लोअर कास्ट जो है ना, अगर अपने आप को मूव अप करने की बात कर रहा है, मतलब वो मानता है कि एक एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की है, तो वो एक तरह से उसको क्या करना चाह रहा है, एक तरह से इन्फोर्स करता है यार, अदर देन वो चैलेंजिंग दी कास्ट सिस्टम या फिर डिसमेंटलिंग दी कास्ट सिस्टम, वो अपने आप को हायर कास्ट की तरफ मूव भी करना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्रिटिसाइज किया जाता है जो हमारे पास सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस को। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि मैंने माना कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है सेंसिटाइजेशन का, है ना, अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप, बट हाँ इसके इम्प्लीकेशन जो है एक लार्जर सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा पड़ा है, बिकॉज इट हैज़ परपिचुएटेड व्हाट, इट हैज़ परपिचुएटेड द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज यार। सो दिस इज ऑल, है ना, हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन के बारे में बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट लिखना नर्मदा मैन के ऊपर। देखो 2022 में भी नर्मदा मैन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और एज इट इज शॉर्ट नोट हमारे पास किसके अंदर आ गया, 2020 के अंदर आया नर्मदा मैन के अंदर। तो नर्मदा मैन क्या है भाई, एक हमारे पास फर्स्ट होमिनिड फॉसिल जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर्ड किया गया था, एंड जो कि हमको एविडेंस बताता है कि अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हुए होंगे, है ना। Narmada man refers to the first hominid fossil discovered in India। कहाँ पे, हथनारा रिवर के बगल में, हथनारा में, नर्मदा नदी के बगल में, which provides crucial evidence of early human habitation in the Indian subcontinent। ओके, तो एक तरह से यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा रहा है यार, जो डिस्कवरी थी नर्मदा मैन का, है ना। तो इंडियन के अंदर, बिकॉज अरे क्या आप समझें कि यहाँ पे जो फॉसिल था, है ना, यहाँ पे हमको क्या मिला था, एक क्रेनियम मिला था भाई, क्रेनियम मिला था, जो कि माना जाता था कि अराउंड एक स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस का है, जो कि अराउंड 1.6 मिलियन, है ना, से लेके 2,50,000 साल पुराना हो सकता है ना। तो एक तरह से हमारे पास जो स्टडी था ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर, है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, या फिर इसका रिलेशन जो है अदर होमिनिड के साथ, उसको समझने में एक तरह से इंसाइट प्रोवाइड करता है यार। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि नर्मदा मैन डिस्कवरी or the discovery of Narmada man is significant for the anthropological studies because significant for anthropological studies in India, as it establishes the presence of a hominid species in the region much earlier than previously thought. Prior to the discovery जो अर्लीस्ट एविडेंस हमको ह्यूमन हैबिटेशन का मिला था स्टोन टूल का, वो 5
लाख साल पुराना था, बट ये जो डिस्कवरी है वो बोलती है कि 1.5 मिलियन से 2,50,000 ईयर एगो के बीच में होगा ये स्कल जो मिला था हमको। अर्लीस्ट evidence of human habitation in India was from stone tool dating back to around 5 lakh years ago. बट जो नर्मदा मैन है इट पुशेस दी टाइमलाइन बैक to around 1.6 billion ago to 2,50,000 million year ago. Timeline of human presence to around 1.6 million to 2. ago, suggesting that इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज है ना, यहाँ पे सजेस्टिंग दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है एक तरह से जो ओवरऑल ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टोरी थी उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। सजेस्टिंग दैट द Indian subcontinent was an essential part of the overall human evolutionary story. Okay? एक तरह से जो नर्मदा मैन का जो मॉर्फोलॉजी है इज यूनिक बिकॉज एक तरह से इसके अंदर दोनों के फीचर हैं, होमो इरेक्टस के भी एंड होमो सेपियंस के भी, मतलब एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होगा इनके बीच में, ऐसा ये सजेस्ट करता है। एंड ऑल्सो इसके अंदर हमारे पास मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस भी बताए जाते हैं यार ह्यूमन इवोल्यूशन के, कि बोलते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इवॉल्व किए होंगे इंडिपेंडेंटली दुनिया के अंदर, या फिर जो नर्मदा मैन है उसका जो यूनिक कॉम्बिनेशन है फीचर्स का, इट सपोर्ट दैट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा उसका एक डिस्टिंक्ट रीजन होगा ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर। ओके, दी नर्मदा मैन morphology is unique as it exhibits features of both Homo erectus and sapiens. Homo erectus and Homo sapiens, suggesting that it may be an intermediate species between the two. This unique combination of features support the idea and this unique combination of features supports the idea that the Indian subcontinent
continent was a distinct region where human evolution occurred. ऑल्सो एक तरह से जो नर्मदा मैन के अंदर हमारे पास जो डिस्कवरी थी, ये फर्दर रिसर्च करने की बात करता है जो पैलियो इन्वायरमेंट है इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिससे हम क्या कर पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो इकोलॉजिकल या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो अर्ली होमिनिड फेस किए होंगे, है ना। सो फॉर इंस्टेंस जो प्रेजेंस है लार्ज एनिमल्स का जैसे एलिफेंट, हिपोपोटामस, सजेस्टिंग दैट नर्मदा नदी होगा, है ना। ये जो नर्मदा नदी का जो आसपास का जो एरिया है एक लश एंड ट्रॉपिकल हैबिटेट होता होगा पहले। तो ये सब चीज़ें हैं यार। सो यहाँ पे हम बताएंगे फर्दर मोर जो नर्मदा मैन की डिस्कवरी है prompted further research into the paleo environment of Indian subcontinent. फॉर इंस्टेंस हमारे पास बात करें एग्जाम्पल के तौर पे दी प्रेजेंस जो है ऑफ लार्ज एनिमल्स जैसे एलिफेंट एंड हिपोपोटामस, ये बताता होगा कि जो नर्मदा नदी के आसपास एक ट्रॉपिकल हैबिटेट होता था एक समय में। ओके, सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो नर्मदा मैन का जो डिस्कवरी है इट वाज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन इवोल्यूशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यार, बिकॉज हमारे पास जो यूनिक मॉर्फोलॉजी है ना, तो बहुत सारे मल्टीनेचुरल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। एंड नर्मदा मैन एक तरह से पैलियो इन्वायरमेंट के अंदर है ना और रिसर्च करने का बढ़ावा देता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हुए होंगे, इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसे हुए होंगे जो कि अर्ली होमिनिड फेस किए होंगे। सो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस द नर्मदा मैन हैज significantly to our understanding of human evolution in the Indian subcontinent। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, नर्मदा मैन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखा था, तो हमने बताया कि नर्मदा मैन जो था है ना फर्स्ट ह्यूमैनिड फॉसिल जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था, यहाँ पे एक एविडेंस देता है भाई अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन का, है ना। एक तरह से जो ये प्रेजेंस है होमिनिड लाइक स्पीसीज का वो तरह से एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ को है ना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज ये बताता है कि हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रोल है ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत पुराना है भाई। जो हम सोचते थे 5 लाख साल पुराना होगा, बिकॉज जो ओल्डेस्ट जो स्टोन टूल हमको मिला वो 5 लाख साल पुराना था, बट हमने देखा कि जो होमिनिड स्पीसीज है वो 2,50,000 से लेकर 1.6 मिलियन ईयर तक हो सकता है। तो एक तरह से ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टडी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल बताता है ये। ऑल्सो बिकॉज इसका एक मॉर्फोलॉजी यूनिक है जो कि होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस के बीच में है, तो ये बताता है इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट स्पीसीज हुआ होगा। तो जो ये कॉम्बिनेशन है
है, यूनिक कॉम्बिनेशन है, वो बताता है कि हमारे पास ह्यूमन इवोल्यूशन का एक डिस्टिंक्ट रीजन में इंडिया के अंदर हुआ होगा, तो जो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है यार। ऑल्सो ये जो नर्मदा मैन का जो डिस्कवरी है वो पैलियो इन्वायरमेंट के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो इकोलॉजिकल कंडीशंस में ह्यूमन अर्ली होमिनिड इवॉल्व किए होंगे, रहे होंगे, उसको समझने के लिए रिसर्च को भी बढ़ावा देता है। फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंस है लार्ज एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस का जो हमारे पास एविडेंस देखने को मिले हैं किसके अंदर, नर्मदा रीजन के अंदर, तो मत बताता है कि भाई उस समय एक समय वहाँ पे क्या होता होगा, ट्रॉपिकल हैबिटेट होता होगा, लश होता होगा वहाँ पे। सो ये हमने बताया कि देखो नर्मदा मैन है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ होगा। सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट के ऊपर हमको शॉर्ट नोट लिखना है भाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को, जो आंसर है वो किसके ऊपर लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट की। तो यहाँ पे हम बताएंगे, देखो भाई जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर यार, है ना। इसका मतलब ये पहला जो टाइम है, ये फिर देखो एम.एन. श्रीनिवास ने भी इसको बताया था पहली बार। तो एम.एन. श्रीनिवास ने एक और टर्म बताया था, हमने जो देखा संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने बताया, है ना। मतलब एक तरह से कॉइन किए वो टर्म, एंड डोमिनेंट कास्ट जो टर्म था वो भी एम.एन. श्रीनिवास ने बताया। एंड इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट इज व्हाट, इट इज वन ऑफ दी दैट ऑक्यूपाइज रिलेटिवली हायर पोजीशन इन दी सोशल हायरार्की यार, है ना। सोशल हायरार्की के अंदर हायर पोजीशन में है ना। एंड एक तरह से वो एडवांटेजेस रखते हैं यार दूसरे कास्ट के ऊपर, एक तरह से किस फॉर्म में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर सोशल पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट द टर्म dominant caste was first coined by M.N. Srinivas and according to Srinivas, a dominant caste is one that occupies a relatively higher position in the social hierarchy and enjoys certain privilege and advantage over other caste in terms of economic, political and social power, है ना। ये हमने बताया, ऐसा नहीं होता है कि जो डोमिनेंट कास्ट नेसेसरली मतलब ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की के अंदर ऊपर भी आए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जो डोमिनेंट कास्ट है एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन पा चुका हो बिकॉज ऑफ दी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चार्ज। जैसे एक सपोज करो एक लोअर कास्ट है, एक अपर कास्ट है, सो ना अपर कास्ट के 4 लोग हैं, लोअर कास्ट के 10 लोग हैं, तो एक तरह से ये ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में एडवांटेज है, तो इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कास्ट बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है कि हायर कास्ट के लोग डोमिनेंट कास्ट होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, है ना। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस डिसाइड करते हैं, सोशल स्टेटस डिसाइड करता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ डोमिनेंट कास्ट के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो यहाँ पे हम बता देंगे dominant caste may not necessarily be the highest in the traditional
caste hierarchy. It could be a caste that has acquired a dominant position in a particular region due to various factors such as numerical strength, economic resources, political influence, and social status. बहुत सारे डोमिनेंट कास्ट एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक, है ना, इन उत्तर प्रदेश the Yadavas and Jats are considered dominant caste due to their numerical strength. है ना, इन तमिलनाडु दी Vaniyars and Gaudars are dominant caste because of their economic prosperity and political influence. ना महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो जो डोमिनेंट कास्ट है, इट इज ड्यू टू व्हाट, हिस्टोरिकल रोल एज रूलर्स या फिर वॉरियर्स, जहाँ पे मराठास की बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र due to their historical role as rulers and है ना। ऑल्सो ये जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का, ये बहुत हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंडिंग जो कास्ट सिस्टम है इन मॉडर्न इंडिया, बिकॉज जो ये फैक्ट है कि जो ट्रेडिशनल है कास्ट हायरार्की था, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं भाई ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus the concept of dominant caste has contributed to the better understanding of the complexities can contribute to a better understanding of the complexities of the Indian society and the changing nature of
caste relations in the modern context. Okay. तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। तो क्वेश्चन क्या था, हमको बात करनी थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो हमने बताया कि डोमिनेंट कास्ट का जो टर्म है वो सबसे पहले बात एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। एंड ये क्या मतलब है इसका, एक तरह से रिलेटिवली हायर पोजीशन कोई भी एक कास्ट ऑक्यूपाई करता है इन द सोशल हायरार्की यार, एंड कुछ प्रिविलेजेस या फिर एडवांटेजेस रखता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल पावर। ऐसा नहीं होता है कि जो डोमिनेंट कास्ट हो वो ट्रेडिशनली कास्ट हायरार्की के अंदर ऊपर ही आए, है ना। इट डिपेंड्स ऑन वेरी फैक्टर लाइक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक रिसोर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सोशल स्टेटस। जैसे कि हमने बात की उत्तर प्रदेश के अंदर यादवास एंड जाट जो है वो एक तरह से डोमिनेंट कास्ट है बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, जो वास्ट एग्रीकल्चर लैंड वो रखते हैं, है ना। और भी हमारे पास चीज़ें हैं लाइक द पॉलिटिकल पावर, है ना। हमारे पास जो तमिलनाडु है वहाँ पे वनियार्स और गौदार्स जो है, गॉन्डर्स जो है वो डोमिनेंट कास्ट है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यार। हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर हमने बात की कि मराठास जो है वो एक तरह से डोमिनेंट कास्ट है बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल रोल एज रूलर्स एंड वॉरियर्स, है ना। एज वेल एज जो कंट्रोल है उनका लैंड, बहुत सारे लैंड के ऊपर, पॉलिटिकल पावर के ऊपर। तो ये हमने देखा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट है वो हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दैट जो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, है ना। सो एक तरह से हमने ये सब चीज़ बताया यार। बट हाँ, एट द सेम टाइम जो डोमिनेंस है सर्टेन कास्ट का ऑल्सो लीड्स टू व्हाट, सोशल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है रिसोर्स के लिए। तो इन कंक्लूजन हमने बताया कि जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का वो हमको समझने में हेल्प करता है जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर और जो चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट रिलेशन है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर और शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया की बात करनी है। इसके ऊपर हमको शॉर्ट नोट लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे हमारे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि वो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं जो कि स्केड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है। जो 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर, जो 8 स्केड्यूल के अंदर 8 मतलब 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो मेंशन नहीं है वो हमारे पास जो बोलने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। Language other than the 22 languages 22 languages are languages that are mentioned in recognized in the 8th schedule of the ओके। हमारे पास अराउंड 122 मेजर लैंग्वेजेस हैं यार एंड 16 से ज़्यादा हमारे पास अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि बोले जाते हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, जो मेन चैलेंजेस हैं इनको उनकी बात करेंगे यार, है ना। कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं लाइक लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन इन देयर मदर टंग। सो ये बताएंगे दैट देयर आर around 122 major languages and 599 other language spoken in India, making it one of the most linguistically diverse countries in the world।
है ना, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं फेस वेरियस challenges such as lack of access to education in their mother tongue, है ना, जो मार्जिनलाइजेशन है वो उसका एक इशू है यार, या फिर जो लॉस है लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी का उसकी बात कर सकते हैं। बिकॉज ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन में जो चीज़ें हैं, मीडिया में जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटाइज करती हैं। The gradual loss of their linguistic and cultural identity। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, टोडा ट्राइब है नीलगिरी हिल्स के अंदर, दे स्पीक टोडा लैंग्वेज, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर। एज अ रिजल्ट टोडा पीपल है ना, जो एक्सेस टू एजुकेशन है उसमें इनको डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है मदर टंग में। ऑल्सो एक तरह से ओवरऑल जो एजुकेशन अटेनमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो अफेक्ट करता है। दो टोडा ट्राइब इन नीलगिरी हिल्स ऑफ Tamil Nadu speaks the Toda language, which is not recognized as a scheduled language, जिसकी वजह से क्या होता है, as a result the Toda people face difficulties in accessing education in their mother tongue, which could have a negative impact on what, on their overall educational अटेनमेंट एंड जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा सकता है। ओके, ऑल्सो और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं यार, एक हमारे पास त्रिपुरा के अंदर चकमा कम्युनिटीज़ हैं जो कि शेड्यूल के अंदर नहीं है, तो उनको एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज माना जाता है। तो एक तरह से डिफ़िकल्टीज फेस करने की लैंग्वेज एंड कल्चर को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ऑल्सो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट से, वो एक दिक्कतें हैं। सो टू इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट नीड्स व्हाट, बहुत सारे स्टेप्स चाहिए, मतलब बहुत सारे स्टेप्स तो लिए हैं गवर्नमेंट ने, उसकी बात कर सकते हैं। लाइक दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर दी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, है ना, जो कि रिकमेंड करता है कैसे इनके जो ग्रीवांसेस हैं, दिक्कतें हैं, उसको सुलझाया जाए। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस challenges, the Indian government has taken several measures such as the establishment of the National Commission for Linguistic
minorities to examine and recommend remedies for the grievances of whom? Linguistic minorities. So in conclusion हम बोल सकते हैं कि जो challenges हैं in preserving the language and culture, एक तरह से ये बहुत important matter है यार. So it is crucial for the government and the civil society कि हमारे पास काम करें together to ensure that जो linguistic minorities हैं they receive adequate support and opportunities for what? For the preservation and development of their linguistic and culture identity. So यहाँ पे conclude कर सकते हैं by mentioning that thus इट इज़ क्रूशियल, है ना. हमारे पास देखो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, सिविल सोसाइटी ने भी बहुत रोल प्ले किया है प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो है हमारे पास जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनकी. सो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस इट इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटी to work together to ensure that this linguistic minorities receive adequate support and opportunities for the preservation and development of their linguistic and cultural identities. सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया. भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया. तो हमने बताया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो माइनॉरिटीज हैं जो कि ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं जो कि 22 लैंग्वेजेस जो कि 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन है वो नहीं है, जिसमें हमारे पास अराउंड इंडिया के अंदर 122 मेजर लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. तो जो 22 के अराउंड जो 100 बच गया वो मेजर लैंग्वेज और 159 जो अदर लैंग्वेजेस बोले जाते हैं वो हमारे पास क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैटेगरी में आते हैं. तो एक तरह से आप बोल सकते हो इंडिया इज दी वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्री. यार बहुत सारे चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होने की वजह से, लाइक लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो है वो मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल चीज़ें हैं वो डोमिनेंट लैंग्वेजेस में, लाइक हिंदी, इंग्लिश या फिर जो रीजनल लैंग्वेज कुछ, ठीक है. सो इसकी वजह से इनको मार्जिनाइजेशन फेस करना पड़ता है. जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी का जो लॉस है वो यहाँ पे इनके लिए मेन चैलेंज है. एग्जांपल के तौर पर मैं बताया टोडा ट्राइब है नीलगिरी हिल्स के अंदर, जहाँ पे टोडा लैंग्वेज जो बोलते हैं, जो कि टोडा लैंग्वेज जो है शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है यार. तो उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इन एक्सेसिंग एजुकेशन इन मदर टंग, है ना. तो जिसका नेगेटिव इंपैक्ट इस पे पड़ता है एजुकेशनल अटेनमेंट पे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स तो लिए हैं इसको एड्रेस करने के लिए, लाइक जो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनाया वो एग्जामिन करता है, रिकमेंड करता है जो ग्रीवांसेस है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को उसकी. सो हमारे पास फिर भी ज़रूरत क्या है यार कि हमारे पास जो गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, बहुत सारे एनजीओज भी काम करते हैं, तो ना गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी आपस में मिल के क्या करें, एक एडुकेट सपोर्ट प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे हम प्रिजर्व कर सकें, डेवलप कर सकें जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की. दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया. तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी की बात करनी है यार, कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी की बात करनी है. सो आंसर को स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट नोट लिखना है एथनिसिटी के ऊपर बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट की एथनिसिटी है क्या. एथनिसिटी रिफर्स टू द सोशल आइडेंटिफिकेशन या फिर कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, है ना. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस की बात होती है. यहाँ पे बहुत सारे कल्चर के बेसिस में, हिस्टोरिकल, है ना, लैंग्वेज, रिलीजन एंड अदर ट्रेड्स के बेसिस में किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एथनिसिटी, है ना. एंड एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको मेंटेन किया कैसे जाता है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, उसके रिलीजन कैसे एक दूसरे के बीच में, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है. सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट एथनिसिटी.
Identification categorization of individual on the basis of based on their shared culture, history, language, religion, and other traits. ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है एथनिसिटी को बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं यार, बिकॉज दे कंसिडर दैट हाउ पीपल सेल्फ अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद एथनिक ग्रुप, उनका परसिप्शन कैसे है और ये कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम, इसकी बात करेंगे, है ना। सो तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट एथनिसिटी इज व्हाट, एथनिसिटी इज अ फ्लूइड एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट as people may identify with multiple ethnic groups simultaneously or may shift their ethnic identities depending on the social context. है ना। जनरली जो एथनिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, बिकॉज एक तरह से रेस इज व्हाट, एक तरह से जो शेयर्ड बिलीव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है वो है, बट एथनिसिटी के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एथनिसिटी रेस ही है। सो इसमें हमारे पास कल्चर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं यार, है ना। सो अगर हम बात करें वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एथनिसिटी यार, तो हमारे पास जो एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया, लाइक हमारे पास रिलीजन के बेस में, है ना, लैंग्वेज के बेस में, कल्चर के बेस में, लाइक बंगालीज, पंजाबीज, तमिल्स, ये सब है। तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक तरह से इनका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है एंड इनके आपस में एक तरह से कस्टम एंड प्रैक्टिस या फिर बिलीफ को शेयर करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इंडिया इज होम टू डाइवर्स रेंज ऑफ, सो इससे पहले तो हमको रेस की बात करनी थी ना। एथनिसिटी इज ऑफन क्लोजली related to the concept of race, which is based on the belief in shared biological character. Okay, and the country like India ऐसे लिखते हैं यार, इंडिया इज होम टू diverse range of ethnic groups that have their own unique culture, language and religion, such as
the Bengalis, पंजाबीज, तमिल्स एंड और भी बहुत सारे हैं, है ना। एंड आपस में each of this ethnic group have a distinct identity with what? With shared customs, practices and belief, जो कि आपस में वो रखते हैं, आपस में जोड़ के रखता है उनके मेंबर्स को। ओके ऑल्सो, लेकिन एक चीज़ है कि एथनिसिटी इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी, और कभी कभी एथनिसिटी कन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है। फॉर एग्जांपल जो असम एंड नागालैंड के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, असमीज एंड नागा एथनिक ग्रुप्स के बीच में, तो बिकॉज ऑफ दी एक्सेस टू रिसोर्सेज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ क्राइसिस या फिर इशूज होना, उसकी वजह से कभी कभी ये लड़ाई का कारण भी बन जाते हैं। हार्मोनी एंड यूनिटी तो जनरली ये शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, हावेवर ethnicity is not always a source of unity and harmony. Conflict between different ethnic groups can arise over issues like access to resources or political representation। एग्जाम्पल के तौर पे the ongoing conflict Assam Nagaland border dispute is rooted in the conflicting territorial claims of the Assamese and Naga ethnic groups, है ना। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि एथनिसिटी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजी एक्ट, है ना। ये हमको समझने में हेल्प करता है जो कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप है ना, जो आइडेंटिटीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन डिफरेंट कल्चरल ग्रुप। सो जब हम एथनिसिटी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम डायनामिक्स को समझ सकते हैं, जो सोशल कोहिजन है, जो कन्फ्लिक्ट है, या फिर जो कल्चरल फैक्टर्स का रोल है इन शेपिंग ह्यूमन बींग्स, उसको हम समझ सकते हैं, ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस को हम समझ सकते हैं। सो दस यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस स्टडिंग एथनिसिटी allow anthropologists or allow us to explore the dynamics of social cohesion and conflict, as well as the role of cultural factor in shaping people lives and experiences। ओके
सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी। हमने बात की, हमने बोला कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी है इसका मतलब क्या है, तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट एथनिसिटी इज नथिंग बट एक सोशल आइडेंटिफिकेशन या फिर कैटेगराइजेशन है यार इंडिविजुअल का, द बेसिस ऑफ व्हाट, उनके जो शेयर्ड कल्चर है, उनका जो शेयर्ड हिस्ट्री है, उनके जो शेयर्ड रिलीजन है, उसके बेसिस पे लैंग्वेज है उसके बेसिस में, है ना। लेकिन एथनिसिटी एक क्या है, फ्लूइड एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट है भाई, वो समय के साथ बदलता रहता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलते रहता है ना। हमने देखा कि एथनिसिटी जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस यार, है ना। मतलब एक शेयर्ड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे इसको रिलेट किया जाता है। हमने बताया कि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन यार, जहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, इनका खुद का एक यूनिक कल्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल खुद का यूनिक कल्चर होता है, खुद का एक यूनिक लैंग्वेज, खुद का एक यूनिक रिलीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बंगालीज की बात की, पंजाबीज की बात की, तमिल्स की बात की और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इनका क्या एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होता है यार, एक शेयर्ड कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, बिलीफ होते हैं, जो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। सो देखा कि देखो एक तरह से हमने बताया कि एथनिसिटी इज नॉट ऑलवेज अ सोर्स ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी, जनरली एक तरह से यूनिटी एंड हार्मोनी क्रिएट करता है यार एथनिसिटी जो है, सोशल ग्रुप जो है, बट कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ना, ड्यू टू एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज ठीक से ना हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक से ना हो, तो ये इशूज हम देखने को मिलते रहता है। फॉर एग्जांपल हमने बात की जो असम और नागालैंड का जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर के बीच में, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द असमीज एंड द नागा का जो एथनिक ग्रुप्स है ना, इन एथनिक डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास ये देखने को मिल सकते हैं यार। तो इन कंक्लूजन हमने बताया कि जब हम एथनिसिटी को पढ़ते हैं तो स्टडी करते हैं तो हमको एक्सप्लोर करने में समझ आता है, हमको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या जो सोशल कोहिजन है वो कैसे होता है, सोशल में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, है ना, उनमें रोल क्या है कल्चरल फैक्टर्स का इन शेपिंग द पीपल्स लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, वो हम समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी यार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं यार, है ना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात करनी है। देखो भाई हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है पेपर 2 के अंदर, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में याद रखना, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास आंसर रेडी होना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते रहते हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग, और जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। हमारे पास इंपैक्ट ऑफ इस्लाम और इंडियन ट्राइब्स क्वेश्चन आते रहता है, इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी और इंडियन ट्राइब्स का क्वेश्चन आते रहता है, इंपैक्ट ऑफ हिंदुइज्म और इंडियन ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहता है। तो ये हमारे पास समझना, ये 4-5 क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास आंसर रेडी होना चाहिए, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है यार, व्हाट आर दी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज कंट्री जो है प्रिडोमिनेटली हिंदूज से बना हुआ है, 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुज़म का फॉलो करते हैं। बट समझ दी मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की हम बात करें तो उसमें मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख्स आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स आते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम है वो हम बात करेंगे, बट इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट religious minorities in India face various social and political problems as the country is predominantly Hindu with about 80% of the population following what? Hinduism. सो यहाँ पे जो मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं यार, सम ऑफ द मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप
in India include Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Jains. ओके एंड जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें जिसमें पहला सोशल प्रॉब्लम बोल सकते हो इट इज डिस्क्रिमिनेशन मार्जिनलाइजेशन, है ना। बिकॉज आप समझना, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं दैट बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जहाँ पे मार्जिनेशन डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है बेस्ड ऑन व्हाट देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जिससे क्या होता है एक तरह से उनका जो एक्सेस है टू दी रिसोर्सेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट मुस्लिम्स इन इंडिया, एग्जांपल के तौर पे मुस्लिम्स इन इंडिया जनरली हैव अ लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज कम्पेयर टू द रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट मुस्लिम्स इन इंडिया generally have lower level of education and higher unemployment rates as compared to other religious ग्रुप्स। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनेशन फेस करने को मिला यार, है ना, पड़ता है ना। कम्युनल वायलेंस के जो इश्यूज हैं वो तो सबको पता है यार। यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है दे आर जनरली टारगेटेड एज एन इंसिडेंट ऑफ कम्युनल वायलेंस यार, बिकॉज जिससे क्या होता है लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। 2002 का हम गुजरात राइट्स की बात कर सकते हैं जहाँ पे मोर देन 1000 पीपल की डेथ हुई थी यार, जो कि जनरली मोस्टली मुस्लिम्स थे, है ना। यहाँ पे हम 1984 का एंटी सिख राइट्स की बात कर सकते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिख्स का डेथ हुआ था, मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ था सिख कम्युनिटीज़ का, तो उसकी बात कर सकते हैं यार। इट इज़ अ मेजर सोशल इशूज, इट इज मेजर सोशल प्रॉब्लम। है ना, यहाँ पे मुस्लिम्स का तो एग्जाम्पल ऊपर जब सिख एग्जाम्पल थे 1984 के अंदर जो एंटी सिख रॉयट्स थे रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ thousands of Sikhs and massive displacement of the Sikh community। तो कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, फोर्स कन्वर्जन भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो कम्युनल वायलेंस की इशूज हो गए, फोर्स कन्वर्जन है ना, रिकन्वर्जन देखने को मिलते हैं यार। फोर्स कन्वर्जन और रिकन्वर्जेंस, है ना, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे तरह से माइनॉरिटी ग्रुप जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है यार। जनरली यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन की देख सकते हैं हमारे पास, है ना, मेजोरिटी रिलीजन के द्वारा, है ना। जैसे कि हमारे पास जो घर वापसी मूवमेंट, देयर हैज़ बीन केसेस ऑफ घर वापसी मूवमेंट और रिकन्वर्जन प्रोग्राम इन विच जो मेंबर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज थी पर्टिकुलरली क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, है ना, हैव बीन इंड्यूस्ड टू कन्वर्ट बैक टू हिंदुज़म, जो कि मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो एक तरह से वो भी देखने को मिलता है यार मेजोरिटी ग्रुप के द्वारा। देयर हैव बीन केसेस ऑफ घर वापसी
और conversion programs in which members of religious minorities, particularly Christians and Muslims, have been induced to convert back to हिंदुइज्म, है ना। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन का एक हमारे पास एक तरह से सोशल प्रॉब्लम्स हमने 3 बात की ना। पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हमने बात की, पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम है यार। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, बट उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो जस्ट 4% है यार। अराउंड 14% of Indian population, but have only 4% representation in the parliament. और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक डिस्क्रिमिनेटरी लॉस एंड पॉलिसीज़ की बात कर सकते हैं यार, है ना। स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडिसेस जो है, हेट स्पीच एंड इंटॉलरेंस का एक इशूज़ जो है, वो सब इशूज़ हैं हमारे पास, है ना। तो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, है ना, कि ज़रूरी क्या है भाई, एड्रेसिंग दिस इशूज़ रिक्वायर्ड व्हाट, है ना। इट इज़ ज़रूरी कि हम इसको एड्रेस करें, पॉलिसी इंटरवेंशन, सो अर्जेंट अटेंशन यहाँ पे डालें इन चीज़ों पे, है ना। सो बिकॉज ये जब हमारे पास ये जो यूनिटी है ना, वही हमारे इंडिया के रिच कल्चर डाइवर्सिटी को बनाती है, तो हमको सोशल हार्मोनी बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, हेट स्पीचेस की बात कर सकते हैं यार, हेट स्पीच एंड इंटॉलरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं यार अगेंस्ट दी मुस्लिम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एज जो पब्लिक स्पीचेस होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या फिर रिलीजियस फिगर्स के द्वारा, है ना, तो वो हमारे पास एक तरह से होस्टाइल इन्वायरमेंट बनाए थे इन कम्युनिटीज़ के लिए, है ना। यहाँ पे इंटरफेरेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं, है ना। हमारे पास जो स्टीरियोटाइप एंड प्रीजुडिसेस है, तो इसकी बात करते हैं। हेड स्पीच तो ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है यार हमारे पास, स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडिसेस। स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडिसेस जो हैं वो हमारे पास एक इशूज़ हैं यार। फॉर एग्जांपल, है ना, मुस्लिम्स आर ऑफन स्टीरियोटाइप एज टेररिस्ट या फिर एंटी नेशनल्स यार, एंड क्रिश्चियंस की तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के एजेंट्स माने जाते हैं। दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट हिंदूज। इस प्रकार के जो सोशल यहाँ पे प्रीजुडिसेस हैं वो एक तरह से एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन या फिर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं यार। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। सो इन कंक्लूजन ज़रूरी क्या है, 10 addressing these issues is essential for preserving
India's rich cultural diversity and maintaining social harmony. So इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था व्हाट आर दी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो हमने बताया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इसमें हमारे पास जो मोस्ट दी पॉपुलेशन 80% ऑफ द पॉपुलेशन है वो कौन से हैं यार, है ना। सो यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि जो सम ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप वो कौन कौन से हैं? मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो मार्जिनाइजेशन फेस करना पड़ता है यार रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। हमने एग्जांपल दी अबाउट दी मुस्लिम्स यार, जिनका जनरली जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो कम है ना, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजियस ग्रुप यार। जो कम्युनल वायलेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने एंटी सिख राइट्स की बात की 1984 का, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिख्स की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस भी हो गए। सो ये हमने बताया यार। ये हमारे पास दिक्कतें हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स हैं। फोर्स कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन का जो दिक्कत है, लाइक घर वापसी मूवमेंट या फिर रिकन्वर्जन जो प्रोग्राम्स होते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में जो कन्वर्ट हो गए, लाइक ऐसे लोग जो हिंदू से पहले मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियंस में जो कन्वर्ट हो गया उनको फिर से हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट करना, ये जो हमारे पास फोर्स कन्वर्जन है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में हमने देखा कि पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन है यार। मुस्लिम जो है 14% ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं, बट उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर जस्ट 4%। तो ये हम बता रहे हैं एक प्रॉब्लम है हमारे पास। जो स्टीरियोटाइप है, जो प्रेजुडिसेस हैं यार माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो एक प्रॉब्लम है। बिकॉज बिकॉज आप समझना सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, जो लोगों का जो तो बोले ब्रेन वॉशिंग जो होती है ना उस प्रकार से, बिकॉज मुस्लिम्स आर ऑफन स्टीरियोटाइप विथ व्हाट एज ए टेररिस्ट या फिर एंटी नेशनल। जो सिख्स हैं उनको माना जाता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के एजेंट्स जो कि यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जो प्रेजुडिसेस हैं, वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है यार। जो हेट स्पीचेस हैं, जो इनटॉलरेंस है, लाइक हमने जो देखने को मिला अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हमको अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। पब्लिक स्पीचेस के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिकॉज वो जानते हैं 80% पॉपुलेशन इज हिंदूज, तो वो पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे एक तरह से क्या कर रहे हैं यार, हेट स्पीच एंड इंटॉलरेंस का सिचुएशन ला रहे हैं, है ना। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज की बात कर सकते हैं। बिकॉज जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज थे उनको अलाउ किया गया यार, है ना। तो लीडिंग टू प्रोटेस्ट एंड एलिगेशन ऑफ द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज मुस्लिम्स को घुसने नहीं दिया गया। तो वो हमारे पास चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स को हमको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो हमने बताया कि यहाँ पे जब इनको एड्रेस करेंगे तभी हम जो इंडिया का रिच कल्चर डाइवर्सिटी उसको मेंटेन कर पाएंगे, सोशल हार्मोनी मेंटेन कर पाएंगे, और यही हमारे पास ज़रूरी है यार, है ना। एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमको अर्जेंट अटेंशन चाहिए इन चीज़ों पे, पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए जिससे हम सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ को सुलझा पाएँ। So this is all about the answer regarding the problems, social and political problems of the religious minorities in India. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी का, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है जो TRIs है ना, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी रोल की बात करनी है, उनका जो फंक्शन है इंडिया के अंदर उसकी बात करनी है। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, किसमें? डेवलपमेंट में और प्रिजर्वेशन में। क्या का? ट्राइबल कल्चर का, ट्राइबल कम्युनिटीज का, है ना। इनका जो फंक्शन है वो किसके अंदर आता है भाई? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बट एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये हम बताएंगे। एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? टू कंडक्ट रिसर्च, प्रोवाइड ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, सेमिनार्स, है ना, इंफॉर्मेशन देना, स्ट्रेटजीज बनाना, जिससे क्या हो पाए? होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए ट्राइबल पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर। सो आंसर को स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन इंडिया प्ले a crucial role in the development and preservation of tribal
communities and their culture. Okay, they function under what? They function under the, है ना, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। जो फाइनेंशियल या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट होता है इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। दे फंक्शन अंडर द administrative control of their respective state government with financial and technical support from the Ministry of Tribal Affairs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इनका जो मेन फंक्शन है, की फंक्शन ऑफ द टीआरआईस की बात करें पहला क्या है भाई? रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट? जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, इम्पैक्ट क्या हो रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़, उसको यहाँ पे ये बताते हैं यार, है ना। यहाँ पे रिच कल्चर हेरिटेज के प्रिजर्व करने के बारे में बात करते हैं, उनका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, फ्लॉकलोर्स क्या है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सेफ गार्ड कैसे करेंगे ट्राइबल आइडेंटिटीज़ को, उसके बारे में बात करते हैं। सच एज सोशियो इकोनॉमिक conditions, cultural practices, traditional knowledge and the impact of developmental projects on tribal कम्युनिटीज़, इसके ऊपर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ऑल्सो जो रिच कल्चर हेरिटेज हैं, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स उन्होंने बताया, उसके बारे में भी रिसर्च करते हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन का पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन, है ना। बिकॉज ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे बनाए पॉलिसीज़, कैसे बनाए प्रोग्राम जो कि ट्राइबल्स को डेवलप करे, है ना। उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, है ना। ऑल्सो ये इवेलुएट करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी पॉलिसीज़ का, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कुछ चाहिए तो उसको सजेस्ट करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए उनकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए, तो वो ये बताते हैं। provide valuable inputs for policy formulation and analyze the specific needs and problems by analyzing the specific needs and problems faced by ट्राइबल कम्युनिटीज़। और क्या भाई, जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग का काम करते हैं, बिकॉज जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वो हमारे पास
इनके जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, नॉन एनजीओस के लिए, जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है टीआरआईस। TRIs organize training programs for government officials, non-governmental organizations, NGOs and other stakeholders involved in the planning and implementation of tribal प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करता है यार, है ना, रिगार्डिंग ट्राइबल डेवलपमेंट। कैसे? बिकॉज ये पब्लिश करता है रिसर्च पेपर, बुक्स, रिपोर्ट्स या फिर न्यूज़लेटर, है ना, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, जिससे एक तरह से नॉलेज लोगों के पास पहुंचता है ट्राइबल लाइफ एंड डेवलपमेंट का यार। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, प्ले अ वाइटल रोल इन disseminating information related to the development or related to tribal development by publishing research papers, books, reports and newsletters। और क्या करते हैं? जैसे हमारे पास नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन प्रोवाइड करते हैं, कल्चर प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान देते हैं यार। कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट, एग्जीबिशन, फेयर, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे जो ट्राइबल के आर्ट फॉर्म है, क्राफ्ट्स है, म्यूजिक्स है, डांस है, फिर कदर कल्चर एक्सप्रेशन है, उसको एक तरह से बढ़ावा देते हैं। by organizing cultural events, exhibitions and festivals showcasing what tribal arts, crafts, music, dance and other cultural एक्सप्रेशन। और बहुत सारे काम है लाइक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम टीआरआईस की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रायपुर के अंदर है, आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कि है ना राजमुंदरी में है, गुजरात के अंदर गांधीनगर में है गुजरात ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यार। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं टीआरआईस प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर वेलबींग जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर बाय कनेक्टिंग रिसर्च, प्रोवाइडिंग पॉलिसी इनपुट्स, डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रमोटिंग कल्चर प्रिजर्वेशन। ऑल्सो एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड दी कैपेसिटी बिल्डिंग, हमने देखा नेटवर्किंग में। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट
बताया उसी तरह से कंक्लूड कर देंगे यार। 10 TRIs plays a significant role in the overall development and well-being of tribal communities in India by conducting research, providing policy inputs, and promoting कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो जैसे हमने जो बताया था वो कंक्लूड कर दिया यार। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो हमने बताया कि जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट थे एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड उनका कल्चर। इसका जो फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। जो मेन फंक्शन है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो नाम से समझ आ रहा है, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्या जो कल्चरल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे बनाते हैं यार। उसका इंपैक्ट क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर उसको रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन करते हैं, जो नियम बनाते हैं यार है ना, कुछ स्पेसिफिक नीड्स या फिर प्रॉब्लम्स है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को तो उसके रिगार्डिंग इनपुट देते हैं जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर इवैल्यूएशन में हेल्प होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, जो एनजीओ इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट, उनको ये क्या करते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन देते हैं यार किसके रिगार्डिंग, जो रिसर्च पेपर है वहाँ पे, बुक्स में, रिपोर्ट्स में, न्यूज़ लेटर्स में, यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ऑल्सो ये प्रमोट करते हैं किसको, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन और कल्चर प्रमोशन को इसके ट्राइबल्स के, बिकॉज कैसे ये एग्जीबिशन करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं जिसमें ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को शो किया जाता है, उनके जो क्राफ्ट्स हैं उनको, म्यूजिक डांस को, इससे लोगों के बीच में जागरूकता आती है और उनका कल्चर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में ज़्यादा हेल्प मिलता है। बहुत सारे यहाँ पे काम है इनके, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं ओवरऑल, बिकॉज एक तरह से उनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको, है ना, एक तरह से स्किल्स डेवलपमेंट की बात करता है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है ना। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर वेलबींग ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, जो हमने बताया कंक्लूजन के अंदर कि कंडक्टिंग रिसर्च, पॉलिसी पॉपुलेशन इनपुट्स एंड, है ना, पॉलिसी पॉपुलेशन इनपुट्स, है ना, प्रमोटिंग कल्चर रिलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी व्हाट द फंक्शन ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ जॉब रिजर्वेशन इन एलिवेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल्स ऑफ इंडिया। जॉब रिजर्वेशन का इफेक्ट बताना है इन एलिवेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। तो इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को भाई कैसे, बाय मेंशनिंग दैट ये जो जॉब रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है ना, एक तरह से सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है या टू शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। ये जो पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर सोशल जस्टिस हर आदमी तक पहुँचे, पॉवर्टी कम हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है कम्युनिटीज़ का वो बढ़े। सो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अडॉप्ट की गई थी पॉलिसी ना, है ना, वो 1950s के अंदर उसकी हमने बात की यार, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट the objective of the policy of job reservation is to ensure social justice, reduce poverty and uplift the socio-economic status of scheduled tribes and other marginalized sections of the community.
और सोसाइटी। ठीक है, जो इसका इफेक्ट है उसकी अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑफ जॉब रिजर्वेशन किसके ऊपर, इन एलिवेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द ट्राइबल पीपल। पहला यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, वो एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ है यार, बिकॉज जब जॉब रिजर्वेशन हुआ है एसटीज का, है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज जो इनका रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सेक्टर जॉब्स के अंदर, उनका जो मतलब एक तरह से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कम था वो एक तरह से यहाँ पे बढ़ाया है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने बोला है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन ने बोला है कि जो रिप्रेजेंटेशन था एससीज का इन गवर्नमेंट जॉब वो 8.91% से है ना इंक्रीज, मतलब 8.91% तक इंक्रीज हुआ है। रिजर्वेशन कोटा के अंदर तो 7.5% पता चलता है, बट इससे जो जॉब रिजर्वेशन से उससे क्या हुआ, हमारे पास बढ़ा हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स में इनका इनकम, जिससे क्या हुआ, इनका इनकम बढ़ा, सोशल सिक्योरिटी एक तरह से ट्राइबल फैमिलीज को भी मिली यार। है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन 2018 में इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स हैज़ increased to 8.91%, which is slightly above the reservation quota of 7.5%. तो तरह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है यार, है ना। ट्राइबल पॉपुलेशन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखने को मिला हमारे पास, है ना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे भाई, उनका एक तरह से एक्सेस टू जॉब हुआ, है ना, बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिससे क्या हुआ, जो लिविंग स्टैंडर्ड था ट्राइबल फैमिलीज का वो इम्प्रूव हुआ यार। द जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी provided tribal communities to, or job reservation policies provided tribal communities to access to jobs and better livelihood opportunities. इसके बाद हमारे पास एजुकेशन अटेनमेंट की बात कर सकते हैं यार। हमारे पास है ना, जो रिजर्वेशन पॉलिसी था उसने एजुकेशनल अटेनमेंट को इंक्रीज किया, ग्रेटर एम्फेसाइज किया किसके ऊपर, जो जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी था, है ना, जो एजुकेशन है अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज उस पर एम्फेसाइज किया, है ना। गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, उस पर जो एम्फेसिस दिया उससे क्या हुआ, इनका एजुकेशन अटेनमेंट बढ़ा भाई। दिस रिजल्टेड इन व्हाट, जो जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट एंड हायर एजुकेशन एनरोलमेंट अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन।
हाउएवर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी एक कंसर्न है एम्प्लॉयबिलिटी के रिगार्डिंग, है ना। बट हमारे पास ये जो जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी था उसने जो एम्फेसिस किया ऑन एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट जॉब्स, उसने एक तरह से एजुकेशनल अटेनमेंट लाया है यार। The job reservation policy resulted in an increase in literacy rates and higher education enrollment among the ट्राइबल पॉपुलेशन। तो एजुकेशन अटेनमेंट लाया यार, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया, है ना। तो ये बता सकते हैं फॉर एग्जांपल जो स्किल इंडिया मिशन है, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, हैव बीन लॉन्च टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ट्राइबल यूथ। एग्जाम्पल के तौर पे द स्किल इंडिया मिशन एंड द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना have been launched to enhance the employability of tribal youth। और एक तरह से जो सोशल इंटीग्रेशन था उसको बढ़ावा दिया है यार। पॉजिटिव इम्पैक्ट के मतलब मेन पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहा है जॉब रिजर्वेशन का इन एलिवेटिंग द एम्प्लॉयबिलिटी, बट कुछ चैलेंजेस रहे हैं लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेस, रीजनल डिस्पैरिटीज हो गया, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन हायर पोजीशंस। Despite the positive impact of job reservation, there are several challenges that need to be addressed। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेस, रीजनल डिस्पैरिटीज हो गए, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन, इन हायर पोजीशंस। सो ये सब चैलेंजेस इनको हमको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है यार। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो जॉब रिजर्वेशन है उसका सिग्निफिकेंट रोल रहा है यार इन एलिवेटिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल, बट टू मैक्सिमाइज इट्स इम्पैक्ट हमारे पास जो चैलेंजेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो कि कैसे कर सकते हैं भाई? दिस कैन बी डन बाय फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। टू एड्रेस दिस challenges we need to
focus on improving the quality of education, enhancing skill development, and ensuring the better implementation of government schemes. तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस दी इफेक्ट ऑफ जॉब रिजर्वेशन एलिवेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने बताया कि देखो भाई, जो जॉब रिजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, टू इंश्योर सोशल जस्टिस, रिड्यूस पॉवर्टी, या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है शेड्यूल ट्राइब्स का, या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको एलिवेट करना है यार, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह से जो परसेंटेज है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को उसको बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। एंड हमने बताया कि क्या क्या इफेक्ट रहे हैं इसके यार इन एलिवेटिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल। तो हमने बताया कि इसने एक तरह से रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया इन गवर्नमेंट जॉब्स यार, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाया बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो एक्सेस था तो जॉब्स उसको बढ़ाया, जो ट्राइबल के जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ थे उसको बेटर किया, एजुकेशन अटेनमेंट को एक तरह से इंक्रीज़ किया बिकॉज हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी, जो जॉब पॉलिसी है, जॉब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है ना, उसने क्या किया है ना, एक तरह से जॉब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ने क्या किया भाई, हमारे पास एजुकेशन अटेनमेंट को कैसे बढ़ाया, बिकॉज उसने एम्फेसाइज किया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जब वो एजुकेटेड होंगे तभी वो गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। तो लोग गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए यहाँ पे क्या करने चालू करे, एजुकेशन पे फोकस करना चालू किया, जिससे लिटरेसी रेट बढ़ा यार, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट देखने को मिला अमॉन्ग द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो स्किल डेवलपमेंट था, जो एम्प्लॉयबिलिटी था, जो आया हमारे पास ये जो जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी से कैसे, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या फिर जो स्किल इंडिया मिशन है उसने एक तरह से एनहांस किया ट्राइबल यूथ के अमॉन्ग एम्प्लॉयबिलिटी को। हमने बात की कि देखो और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक सोशल इंटीग्रेशन लाया जॉब रिजर्वेशन से, बिकॉज जो स्टीरियोटाइप्स थे या फिर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे फॉर द ट्राइबल पीपल्स वो कम हुए, तो सोशल इंटीग्रेशन बढ़ा। बट हाँ, डिस्पाइट ये पॉजिटिव इंपैक्ट जो रहा है जॉब रिजर्वेशन का, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस रहे लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब यार, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड है ना, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एंटरप्रेन्योरशिप नेगलेक्ट हो जाता है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नेगलेक्ट हो जाती है अमॉन्ग दी ट्राइबल पॉपुलेशन, अवेयरनेस की कमी होना या फिर एक्सेस ना हो पाना बेनिफिट्स का, वो एक बिकॉज ट्राइबल एरियाज जो है वो रिमोट होते हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, तो डिफिकल्ट होता है उनके लिए टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये एक दिक्कत है ना। रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ हैं लाइक जो स्टेट्स हैं लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे जो पीपल्स हैं है ना, ट्राइबल पीपल जो है रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल पीपल्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना। तो वो हमने बताया कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो बिग चैलेंज रहा है यार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के रिगार्डिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, है ना। हमने बोला कि जो अनएडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन इन दी हायर पोजीशंस यार वो भी दिक्कत है, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग रोल है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, वहाँ पे जब ट्राइबल पीपल नहीं रहेंगे तो उनके लिए नियम कौन बनाएगा, बिकॉज आदमी तो अपने रिगार्डिंग से कंसर्न, अपने प्रॉब्लम्स पे ही कंसर्न रहता है, दूसरे की बात को सुनता नहीं। तो जो लिमिटेड इन्फ्लुएंस है इन शेपिंग दी पॉलिसीज फॉर दी कम्युनिटीज वो एक दिक्कत है। तो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो भाई प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सो हमको एड्रेस करना है इन चैलेंजेस को, इन लिमिटेशंस को कैसे कर सकते हैं भाई, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो स्किल डेवलपमेंट है उसको एनहांस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, जो हमारे पास जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है उसको बेटर इंप्लीमेंट करना है ना, अवेयरनेस स्कीम जनरेट करना है यार अमॉन्ग द ट्राइबल पॉपुलेशन, जिससे वो अपने राइट्स के बारे में समझ पाए, है ना, अपने अधिकार के बारे में जान पाए और हमारे पास एक बेटर जिंदगी जी पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग व्हाट द आंसर रिगार्डिंग द रोल ऑफ जॉब रिजर्वेशन इन एलिवेटिंग द level of unemployment among the tribal people. So this is all about the section A. सेक्शन ए ने सेक्शन बी की बात की, पेपर 2 की बात की, पेपर 2 ऑफ 2020 PYQs एंथ्रोपोलॉजी में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने बताया यार।